कौन सा है? जामी शरीफ। बड़ा दिखाने के लिए भैंसों वाले इंजेक्शंस लगाए जाते थे। उन आंटी के नाम कोई पैगाम देना चाहती हैं? मैं उन आंटी को ये कहना चाहूँगी कि अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे और खुशबाश होंगे। मैं जानती हूँ कि पिछले 2 माह से पूरे पाकिस्तान क्या पूरे ओवरसीज़ की जान पे बनी हुई थी, क्योंकि कुछ लोगों ने एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाया हुआ था और वो ये था कि दुआ ज़हरा जो है वो अपनी मर्ज़ी से उसने लव मैरिज नहीं की, बल्कि इसमें कोई गैंग इन्वॉल्व है। यहाँ तक कहा जाता रहा कि दुआ ज़हरा को भैंसों वाले, खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे, इंजेक्शंस लगाए गए हैं, उसको स्टीरॉयड के इंजेक्शंस दिए गए हैं, और ये कि वो किसी माफिया के कब्ज़े में है, और ये कि बहुत गंदे गंदे इल्ज़ामात। तो जब भी हम लोग दुआ ज़हरा से बात करते थे, दुआ ज़हरा हमें जो हमारा सोर्स था वो खुद ज़हीर और दुआ ज़हरा थे, लेकिन क्योंकि हम दुआ ज़हरा को आपके सामने अभी तक नहीं लेकर आए थे, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात का यकीन करने से कासिर थे या वो समझने से कासिर थे, और वो कहते थे कि अगर ये बातें सच हैं तो आप दुआ ज़हरा को सामने क्यों नहीं लेकर आते। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि दुआ इंटरव्यू इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि वो पुलिस की कस्टडी में थी और उसके लिए अलाउ नहीं था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हाई कोर्ट ने और पंजाब का जो लाहौर हाई कोर्ट है, इन दोनों ने दुआ ज़हरा और ज़हीर को एक दूसरे के साथ ना सिर्फ रहने की इजाज़त दी है, बल्कि खुदा न खास्ता जो लोग प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे थे कि इनका निकाह नहीं हुआ या ऐसा कुछ है, तो आज हम लोग दुआ ज़हरा और ज़हीर के घर पे मौजूद हैं, और दोनों भाई भी है और भाभी भी हैं। इनसे बहुत सारे सवालात करेंगे जी। तो आज मैं सबसे पहले ज़हीर से सवालात करूंगी, क्योंकि ज़हीर जो है ना, उसके बारे में अक्सर लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि वो बोलता नहीं है, या वो बहुत डरा हुआ है, या खुदा न खास्ता कहा जा रहा था कि गैंग का सरबरा कोई और है और इसको आगे किया हुआ है। तो जनाब कैसे हो ज़हीर? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब लोग आपको देख रहे हैं, हैंड वेव कर दो। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ज़हीर से ये पूछूंगी कि इन 2 महीनों में मेरे कमेंट सेक्शन में लोग ये लिखते थे कि आप एक माली हो। आपने इस बात का अब जवाब देना है कि क्या आप माली हो या नहीं हो, और साथ में ये भी बताना है कि मैं लोगों को बता रही थी, क्योंकि आपने हमें बताया हुआ था कि आप मोबाइल सेल परचेज़ का काम भी करते हो और आपकी जो मंथली इनकम है वो 80 से 90,000 है, तो लोग इस बात का यकीन करने को तैयार नहीं थे। अब आप बताओ कि आप माली हो और आपकी कितनी जो है वो सैलरी या आपकी कितनी इनकम है पर मंथ, वो लोग जो है वो जानना चाहते हैं। मैंने रिसेंटली एफएससी प्री मेडिकल कंप्लीट की है पंजाब कॉलेज से, और साथ साथ मैं मोबाइल सेल परचेज़ का काम भी करता हूँ, आईफोन्स को रिपेयर करवा के सेल करता हूँ। तो इसमें 60, 70 से 80 तक मेरी इनकम है मंथली। और लाहौर में सब जानते होंगे फीस सेंटर मार्केट है, वहाँ पे मेरा ये चलता है काम, सब जानते हैं मुझे वहाँ पे। बिल्कुल, और ये सारी चीज़ें जो हैं हमें ऑलरेडी पता भी थी, आपसे भी हम लोग कंफर्म करते थे, क्योंकि मुझे तो यहाँ तक लोगों ने कहा कि आप शायद इस गैंग की सरगना है, और कहा गया कि आपके पास इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है। तो ऑब्वियसली हमारा जो सोर्स था वो डायरेक्ट दुआ और ज़हीर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे उनका डायरेक्ट इनसे रब्ता नहीं था और वो खुद से ही कहानियाँ बनाते चले जा रहे थे। तो ज़हीर, इतने अरसे में जो आप लोग इधर उधर जा रहे थे, तो क्या आप सब लोगों के व्लॉग्स देखते थे और आपको पता चलता था कि हमारे बारे में इतनी झूठी झूठी बातें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं? हम YouTube देख रहे थे और आपकी वीडियोस भी देख रहे थे, और कमेंट्स हम दोनों मिलके पढ़ रहे थे। लोगों को असल में जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो पता नहीं होती, लोग उनको मिसगाइड करते हैं, तो जिसकी वजह से वो ऐसे कमेंट्स और ऐसी राय देते हैं अपनी। हमने सबकी वीडियोस देखी हैं और साथ साथ उनको मॉनिटर भी किया है, और हम दोनों तो हंसते थे कि ऐसे कमेंट्स, ऐसा कुछ तो है ही नहीं, तो लोगों के देखते थे हम। लेकिन उनकी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने की वजह से आपको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि खुदा न खास्ता पूरी कौम के सेंटिमेंट्स जो थे वो दुआ के साथ थे। लोग ये समझ रहे थे कि ये कोई गैंग है, और आपके बारे में कह रहे थे कि आपको आगे किया हुआ है, इसीलिए आप बोलते नहीं हो। नहीं, असल में ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरा ये था कि मैं ज़्यादा वैसे बोलता नहीं हूँ, पर जो है ना, मुझे कोर्ट में भी जब बोलने का मौका मिला मैं बोला हूँ। और जब मीडिया पे असल में आने का हमारा शुरू से ये था कि शुरू में हमें वकील ने बोला कि ऐसे मीडिया पे नहीं आना, आपने कोई गलत स्टेटमेंट ना दे दें आप, इस वजह से। और अब इंशाल्लाह मौका मिला तो अब इंशाल्लाह आगे बोलते रहेंगे। हाँ, तो अब मुझे ये बताएं कि हमारी प्यारी सी क्यूटू सी भाभी को आपने क्या सिर्फ खाली पबजी पे पसंद कर लिया? क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कहा यह जा रहा है कि आपने तो उसको देखा हुआ ही नहीं था, तो ये तो पूरी एक फिल्म स्टोरी, और मैंने सुना है कि आपके ऊपर कोई फिल्म भी बनने जा रही है। फिल्म बन रही है? दरअसल ऐसा था कि स्टार्टिंग में हम पबजी में मिले थे रैंडमली, तो उसके बाद फिर बातचीत होती रही, तो 1-2 मंथ बाद इसके घर वालों ने शायद पबजी इसकी बंद कर दी थी। उसके बाद फिर हमारी गेम्स चेंज होगी, फिर चैटिंग पे बात आ गई, ऐसे हमें 3 साल और 4 मंथ्स हो गए हैं अब तक रिलेशनशिप में, तो ऐसे ही।
اچھا اب میں بات کرنا چاہتی ہوں دعا سے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کی کنفیوژنز ہیں. تو دعا سب سے پہلے تو لوگوں کو ہینڈ ویو کرو اور انہیں بتاؤ کہ آپ کیسی ہو, اور یہ کہ سب سے پہلے تو کچھ لوگوں نے آپ کے بارے میں جو یہ بات پھیلائی جیسے ظہیر کے بارے میں کہ وہ مالی ہے اور یہ کہ وہ گینگ کا سرغنہ ہے, تو آپ کے بارے میں لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کیونکہ بہت سیریس رہتی ہو تو آپ کے اوپر کوئی پریشر تھا, آپ کو نشہ دیا جا رہا تھا, آپ کو کوئی انجیکشنز لگائے جا رہے تھے. تو ابھی کیمرہ آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر کمرے میں صرف میں, آپ اور ظہیر بھائی ہیں, تو آپ سب آڈینس آپ کو دیکھ رہی ہے, کیا کہنا چاہو گی؟ پہلی بات تو میں بالکل ٹھیک ہوں, اور میں جو کہتی تھی وہ اپنی مرضی سے کہتی تھی. کوئی نشہ وغیرہ نہیں دیا جا رہا تھا, کوئی انجیکشن نہیں لگایا جا رہا تھا, میں سب اپنی مرضی سے کہتی تھی. ہاں, اور اب مجھے یہ بتاؤ کہ پب جی کے تھرو تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ لوگوں کی فرینڈ شپ ہوئی, لیکن فرسٹ ٹائم آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو کب دیکھا تھا؟ میں جب گئی ہوں لاہور تو فرسٹ ٹائم ہی ملی ہوں ان سے. تو آپ نے سوچا نہیں تھا کہ اگر ظہیر آگے سے پتہ نہیں کس طرح کا نکل آیا تو, لیکن یہ محبت تھی؟ محبت تھی, سچی محبت. سچی محبت وہ تو ہمیں اس لیے نظر آتی ہے کہ ایک ایسی لڑکی جو سندھ ہائی کورٹ سے لے کر لاہور. اچھا ہاں, میں چاہتی ہوں کہ آپ جو آنسر دیں, میرے کچھ ویورز نے کہا تھا کہ آپ دوپٹہ اتار کے دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ایک یہ الزام لگایا کہ جو سندھ ہائی کورٹ میں آپ نے کپڑا لپیٹا ہوا تھا ایک بلیک کلر کا, تو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کے کانوں کے اندر جو ہے وہ کوئی ہینڈ فری لگی ہوئی ہے یا بلوٹوتھ لگی ہوئی ہے جس کے ذریعے سے آپ کو انسٹرکٹ کیا جا رہا ہے. میں چاہتی ہوں آپ دوپٹہ لوگوں کے سامنے ہی اتار دو, خدا نخواستہ بعد میں کہیں یہ الزام نہ لگا دے کہ آپ کو شاید کوئی کانوں میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے. تو کیا کہنا چاہو گی ایسے لوگوں کے بارے میں؟ نہیں, جو لوگ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے کانوں میں کوئی انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, میں نے سب اپنی مرضی سے کہا تھا, اور میرے کان میں کچھ بھی کوئی ایئر پوڈز وغیرہ کچھ بھی نہیں لگے ہوئے تھے. دوپٹہ میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ مجھے پسند ہے, اب مجھے کرنا پسند ہے, تو میں نے اپنی مرضی سے دوپٹہ نقاب وغیرہ کیا ہوا تھا. اچھا دعا, میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پیرنٹس نے ابھی ریسنٹلی اپنا ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے جسے لے کر سب یوٹیوبرز چل رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آخر میں پوچھا گیا آپ سے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو ملنا چاہتی ہیں, آپ نے جج صاحب سے کہا میں نہیں ملنا چاہتی, لیکن جج صاحب نے آپ سے ریکویسٹ کیا کہ آپ مل لو. 10 منٹ کا آپ لوگوں کو ٹائم ملا, اور اس کے بعد آپ کے پیرنٹس نے باہر آ کر لوگوں سے یہ کہا کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. ہمیں پتا تھا, میں نے آپ سے پوچھ لیا تھا, لیکن جب میں نے لوگوں کو بتایا لوگ اس بات پہ یقین نہیں کر رہے تھے. اب آپ کے سامنے لوگ ہیں, آپ بتاؤ کہ کیا واقعی آپ نے اپنے پیرنٹس کو یہ کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں؟ نہیں, میں نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے خود جج کو جا کے جھوٹ بولا کہ وہ یہ بول رہے, لیکن میں نے تو ان سے ایسی کوئی بھی بات. تو اصل میں بات کیا ہوئی تھی جب آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی؟ ملاقات ہوئی تو وہ یہی بات کر رہے تھے کہ ہم جج کو جا کے کہو کہ ہمارے ساتھ جانا ہے. تو میں نے ان کو اس بات کا انکار کیا کہ میں نے نہیں جانا. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ صلح کر لیں. تو انہوں نے کہا ہم ایسے صلح نہیں کریں گے, آپ جج کو جا کے زبردستی کہو کہ ہم نے جو ہے نا آپ کے ساتھ جانا. تو پھر میں نے انکار کر دیا, تو پھر میں وہاں سے چلی گئی تھی, پر انہوں نے پھر جج کو جا کے جھوٹ بولا خود ہی. اچھا یہاں پر میں ایک بات کر دوں, سب لوگ سن رہے ہیں کہ دیکھیں پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ اپنے بچوں کا اچھا سوچتے ہیں. میرا پہلے دن سے کوئی ایسا مقصد نہیں تھا کہ ہم خدا نہ خواستہ ظہیر کے والدین کو برا کہنا چاہ رہے ہیں یا دعا کے. وہ بھی پیرنٹس ہیں اور وہ بھی پیرنٹس ہیں, ظاہری بات ہے اگر ان کی بیٹی آ گئی ہے وہ کنسرنڈ ہوں گے, ان کو بھی اس بات کی فکر ہوگی کہ ہماری بیٹی پتہ نہیں کس حال میں ہے. میرا پہلے دن سے جو ایک تضاد تھا, پہلے دن سے جو مجھے پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ میں کہتی تھی کہ وہ جو گینگ کا الزام لگا رہے ہیں وہ سراسر غلط لگا رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو کچھ یوٹیوبرز یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کو نشہ دے کے یا آپ کو حبس بے جا میں رکھ کے یا آپ کو بلیک میل کر کے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دلوائی جا رہی ہیں, ان کے نام کیا پیغام دینا چاہتی ہو؟ میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پہلی بات تو کوئی مجھے نشہ نہیں دے رہا تھا, اور نہ کوئی انجیکشن لگایا تھا, نہ ہی کوئی مجھے بلیک میل کر رہا تھا. اور دعا, آپ کی ایج کے حوالے سے بہت ایک پرابلم اٹھا ہوا ہے کیونکہ آپ کا ویٹ بہت کم ہے. ابھی میں آپ کو دیکھ رہی ہوں اور میں اس بات کو سمجھتی ہوں بینگ میڈیا پرسن کہ جس طرح میں بہت زیادہ اسمارٹ ہوں لیکن کیمرے پہ میں 10 kg زیادہ ہوں گی, تو اسی طرح سے آپ جو ہیں وہ زیادہ آنے کے بجائے نا اور تھن دکھائی دیتی ہیں. تو ویسے بھی میں سمجھ سکتی ہوں کہ پچھلے 2 ماہ میں آپ لوگ جس کرائسس سے گزرے ہو, آپ کا ویٹ کافی کم ہو گیا, بلکہ آپ کی مدر کا بھی ویٹ میں دیکھتی ہوں پرانے ویڈیوز میں اور نیو ویڈیوز میں ٹینشن کی وجہ سے کافی کم ہوتا ہے. لیکن لوگ یہ ماننے کو ہرگز تیار نہیں ہے کیونکہ آپ کے پیرنٹس نے جو ڈاکیومنٹس دکھائے ہیں اس کے اکارڈنگلی آپ 14 سال کی بنتی ہیں, جبکہ آپ کی اصل ایج جو ہے وہ آپ کے میڈیکل ٹیسٹ میں آ گئی ہے. یہ کیا مطلب وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پاسپورٹس میں, آئی ڈی کارڈز میں, ہر چیز میں آپ 14 سال کی ہیں. تو اب لوگ سن رہے ہیں, آپ کیا کہنا چاہو گی؟ پہلے تو یہ کہ انہوں نے جو میری ایج پاسپورٹ اور بے فارم وغیرہ میں انہوں نے لکھوائی ہوئی ہے وہ ایج کم لکھوائی ہوئی ہے.
अच्छा, मेरी रियल एज 17 है और वो लोग जैसे माँ बाप अक्सर करवाते हैं लड़कियों की कि शादी का मसला और जॉब्स का, तो उन्होंने इसी तरह मेरी एज भी कम लिखवाई हुई थी। तो वो तो कहते हैं कि हमारी शादी 2005 के एंड पे हुई है और ये 2008 में पैदा हुई है, जबकि आप ये कहती हैं कि आप 2006 में पैदा हुई थी। जी, यानी ये बात समझ में आती है कि 2005 में अगर शादी हुई है तो 2006 में आप पैदा हुई, लेकिन वो उन्होंने आपकी 2-3 साल आगे बढ़ा के एज लिखी जी, हुई थी, जिसकी बिल्कुल। वजह से डॉक्यूमेंट्स में आपकी एज कम आ रही थी और यानी कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट में बिल्कुल सही वो चीज़ आई है। जी। बिल्कुल ठीक है। जी, तो दुआ, इस वक्त आपके पेरेंट्स भी डेफिनेटली आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आप उन्हें क्या कहना चाहती हैं? कैमरा आपके सामने, आप कहिए उनको। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि हमने इस्लाम के मुताबिक शादी की है, ठीक है, मैं वो अगर मानते हैं कि मुझसे गलती हुई है तो मैं उनको सॉरी भी कहती हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि वो अपना दिल बड़ा करें और मुझे और ज़हीर को एक्सेप्ट करें। मैं मानती हूँ वो भी तकलीफ़ से गुज़रे हैं, मैं भी गुज़र रही हूँ, बस वो अपना दिल बड़ा करके मुझे और ज़हीर को एक्सेप्ट कर लें। और जो ये लोग गलत बातें फैला रहे हैं ना कि वो गैंग है वगैरह, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़हीर की फैमिली बहुत अच्छी है, ज़हीर भी बहुत अच्छा है, उन्होंने मुझे बहुत खुश रखा है और मुझे एक्सेप्ट की है। और ज़हीर की वालदा जो हैं वो भी बहुत ही अच्छी हैं। अभी हम लोग जब आए तो उनका जो रवैया था दुआ के साथ वो इस तरह से था कि जब हम लोग इनके घर में एंटर हुए तो पता ये चला कि उन्होंने दुआ से पूछा कि आपको क्या खाना है, और दुआ ने कहा कि मुझे पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है। तो मैंने कहा कि आपने इसको रोटी खाने की आदत नहीं डाली। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन से ये आई हुई है ये सिर्फ पिज़्ज़ा खाती है या नूडल्स खाती है, ये क्या चीज़ है? मतलब रोटी खाने की आदत नहीं है आपको? आंटी आपको पिज़्ज़ाज़ वगैरह मंगवा के दे रही हैं। जो मैं मांगती हूँ वो मुझे फ़ौरन ला कर देती हैं, बस मुझे इन चीज़ों की आदत है तो मैं वही खाती हूँ। और मुझे एक और बात पता चली दुआ के बारे में कि ये पराठा अव्वल तो खाती नहीं है और अगर खाए तो नमक के साथ खाती है, ये क्या सीन है? मुझे शुरू से आदत है इसके साथ खाने की। तो इसी वजह से दुआ का वेट जो है ना आई थिंक 35 kg है, और उसकी वजह से इतना अंडरवेट होने की वजह से लोग समझते हैं कि दुआ की एज कम है। लेकिन अब आप हमारी भाभी बन गई हो तो अब आपको पराठे भी खाने पड़ेंगे, ब्रेड्स भी खानी पड़ेंगी और पंजाब के देसी आटे की रोटियां भी खानी पड़ेंगी, है ना? जी। अच्छा दुआ, एक बात जो लोग पूछ रहे हैं सबसे ज़्यादा कमेंट सेक्शन में वो ये है कि आपने जब वहाँ से यहाँ आने का फ़ैसला किया, जो आपके जेठ हैं उन्होंने हमें बताया कि आपने पहले अपने घर से रिक्शा लिया, फिर आप एयरपोर्ट गई, वहाँ से आपने एक टैक्सी करवाई। लोग इस बात को किसी भी सूरत मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि एक इतनी छोटी सी छटांग भर लड़की कैसे ये हो सकता है कि बजाय कि ज़हीर का कोई फैमिली मेम्बर आपके साथ शामिल ना हो या आपको कोई लेने ना गया हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो लोग कहते हैं कि हम मान ही नहीं सकते कि आप अकेले वहाँ से आई हो। तो आप अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान कर जो कहना चाहती हो, कैमरा आपके सामने, लोग आपको सुन रहे हैं, आप बताओ। सबसे बड़ी बात तो ये कि ज़हीर को और ज़हीर की फैमिली में से किसी को भी ये पता नहीं था कि मैं इस तरह आ रही हूँ, और मैं खुद ही आई हूँ अकेली। मैंने खुद टैक्सी करवाई, रिक्शा से पहले अपने घर से लेकर वहाँ उसको कहा कि मुझे टैक्सी स्टैंड पे छोड़ दें, उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ा, तो फिर मैंने वहाँ से खुद टैक्सी करवा के खुद लाहौर में अपनी मर्जी। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों के कंसर्न्स हैं। वो कहते हैं कि इतनी छोटी सी लड़की अगर अकेली टैक्सी में आकर बैठ जाए तो टैक्सी वाला कैसे, खुदा न खास्ता, उसको वहाँ इतने घंटों का सफ़र है, 12, 13, 14 या 24 घंटे का, तो इतनी दूर से वो कैसे सेफली उसको ले आया? खुदा न खास्ता क्यों उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ? जैसे आजकल हमारे आप सुनती हैं कि किस तरह की स्टोरीज़ हैं। तो जब आप बोल तो आप सच रही हो, लेकिन जब आप ये बात करती हो तो लोग नहीं यकीन करते कि आप अकेली कैसे टैक्सी में आ गई। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, उनकी पहले दिन से लेके आखिर तक मेरे जो है ख़ास करम था मेरे साथ, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। तो अल्लाह की मदद थी, क्योंकि मैं जो ना इस्लाम के मुताबिक एक इस्लामी काम करने जा रही थी। शुरू दिन से मैंने माइंड बना लिया था कि मैं शादी करूँगी और इसमें शादी में बरकत है, तो अल्लाह ने मेरी मदद की, तो अल्लाह की वजह से सारा हो गया। अच्छा दुआ, एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या हो गया? क्योंकि देखो बच्चों को ये बात, देखें नाजरीन, मैं आप लोगों के सामने कह रही हूँ, मैंने पहले दिन से कभी ये नहीं कहा कि दुआ और ज़हीर ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, और मैंने कभी इस चीज़ को भी सपोर्ट नहीं किया कि दूसरे बच्चे या दूसरी लड़कियाँ भी ये काम करें। लेकिन मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि
جب بچے اپنے پیرنٹس سے ضد کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں شادی کرنی ہے, پیرنٹس کو بھی ان کی سوچ کا, ان کی وش کا تھوڑا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ اب ہم 2022 میں بیٹھے ہوئے ہیں, پرانا دور نہیں ہے جہاں پہ تصویر دکھا کے شادی کر دی جاتی تھی. لیکن آخر آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ آپ اس حد تک مجبور ہوئی کہ آپ کو لگا کہ اب بس گھر چھوڑ دینا چاہیے؟ کیونکہ آپ پیرنٹس کو منا بھی تو سکتی تھی نا, لیکن ایسا کیا لمحہ آیا کہ آپ اتنی مجبور ہو گئی کہ آپ نے گھر چھوڑ دیا؟ اصل میں نا انہوں نے میں نے جب ان کی بات کی نا کہ مجھے ایسے ہی پسند ہے اور یہ رشتہ لے کے آنا چاہتے ہیں, تو میری جو ماما ہے نا انہوں نے مجھے مارا, اور میرا جو ٹیب تھا نا جس پہ میں اس سے بات کرتی تھی وہ انہوں نے بند کر دیا, اور وہ مجھے نا بہت زیادہ مجبور کرتی تھی, مارتی بھی تھی چھوٹی چھوٹی بات پہ, اور پھر مجھے مجبور ہو کے یہ سب کرنا پڑا. لیکن ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے اوپر سختی بھی کرتے ہیں, ان کو مارتے بھی ہیں, ان کا بھلا بھی سوچتے ہیں. ٹھیک ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ انہیں نہیں پتا ہوگا ظہیر فیملی کا, اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہوگا. یقیناً ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے, انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہوگا. لیکن آپ نے مطلب آپ کو لگتا تھا کہ اتنا زیادہ مجھے مار پڑ رہی ہے, اتنا کچھ مجھ پہ دباؤ ہے, کہ اس کے بعد آپ کو لگا کہ وہ میری شادی نہیں کروائیں گے ظہیر سے؟ جی. کیونکہ آپ سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ زین العابدین کے ساتھ وہ آپ کے کزن کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے. جی. تو اب دیکھیں ناظرین, آپ لوگ بھی سامنے ہیں, ظہیر بھی سامنے ہے, دعا بھی, کہ ایک طرف تو اس کے پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی عمر ہی بہت کم ہے, وہ 14 سال کی ہے, جبکہ دوسری طرف وہ اس پہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ اپنے کزن کے ساتھ شادی کرو. اور اسی وجہ سے جو دعا ہے وہ اس بات کے لیے جب سمجھ گئی کہ میرے پیرنٹس کسی بھی صورت جو ہے وہ میری اس سے شادی نہیں کروائیں گے, تو پھر آپ نے گھر سے قدم اٹھایا. ایسا ہی ہے؟ اچھا دعا, میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے جو کزن ہے زین العابدین, جس کی وجہ سے آپ کے اوپر دباؤ تھا کہ آپ ان سے شادی کرو, کیوں اتنا دباؤ تھا کہ اسی سے شادی کرنی ہے؟ کیونکہ میرے تایا کے پاس ایک پلاٹ تھا DHA میں, تو وہ ان کا میرے بابا کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا تھا, جس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے اور وہ پلاٹ ان کے نام آ جائے. تو جب آپ نے اپنے والد سے کہا کہ میں کسی بھی صورت اس سے شادی نہیں کروں گی اور ظہیر سے کروں گی, جی. تو پھر آپ کو مار پڑی؟ جی, مار بھی پڑی, اور انہوں نے مجھے دھمکی بھی دی تھی کیا کہ میں تمہیں مار دوں گا اپنے ہاتھوں سے, ایسی بات آئندہ نہ کرنا. اچھا. جی. اور آپ کے ماموں کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے, حالانکہ میری ان سے بات ہوئی تھی پہلے دن ہی جب آپ وہاں سے یہاں آئی تھیں, تو میں نے آپ کے والد کو سب سے پہلے رابطہ کیا تھا, اور آپ کے ماموں نے مجھے خود کہا کہ اس میں کوئی گینگ انوالو نہیں ہے اور انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کیا. لیکن آن اسکرین وہ یہ بات نہیں کرتے تھے, آف اسکرین وہ یہ بات کرتے تھے. تو آپ کے ماموں نے بھی کوئی دھمکی وغیرہ دی تھی؟ جی, میرے ماموں نے بھی دھمکی دی تھی کہ جو ہے نا ہم اس کی شادی اپنی مرضی سے کریں گے, اور جہاں یہ چاہ رہی ہے وہاں ہم نہیں کریں گے. تو زبردستی, پھر میرے بابا بھی زبردستی کر رہے تھے میرے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا دعا, ذرا ایک دفعہ پھر لوگوں کو بتا دو کہ وہ جو آپ اتنے کپڑے لپیٹ کے رکھتی تھی اور جو اتنی پولیس آپ کے ارد گرد ہوتی تھی, تو لوگ اعتراض اٹھاتے تھے کہ نمرا کاظمی کے کیس میں یہ نہیں ہے, آپ کے کیس میں, اور آپ کو گھسیٹا جا رہا ہے, اور وہ سمجھتے تھے کہ آپ کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے. تو لوگ آپ کو سن رہے ہیں, وہ کیوں اتنا کپڑا آپ لپیٹ رہی تھی اور کیا ہو رہا تھا؟ وہ کپڑا جو میں لپیٹ رہی تھی وہ میں اپنی مرضی سے لپیٹ رہی تھی, کیونکہ مجھے پسند ہے حجاب وغیرہ کرنا, تو میں اپنی مرضی سے, کیونکہ کافی لوگ ہوتے تھے تو مجھے نہیں پسند کہ میں بنا دوپٹے کے اس طرح جاؤں, تو میں اپنی مرضی سے وہ کرتی تھی. اور وہ گھسیٹنا وغیرہ وہ سارا میری پروٹیکشن کے لیے کر رہی تھی پولیس. اچھا دعا, آپ کے بارے میں آپ کے پیرنٹس کہہ رہے تھے کہ آپ کی آئی سائٹ بہت زیادہ ویک ہے اور آپ اس کے بغیر دیکھ نہیں سکتی ہیں, تو کیا ایسا ہے کہ آپ اس کے بغیر دیکھ نہیں سکتی ہیں؟ اور وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ گلاسز لیے بغیر ہی وہاں سے آ گئی ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ میری آئی سائٹ بالکل ہی ویک ہے, بالکل نظر نہیں آتا, مجھے نظر آتا ہے اور میں دیکھ سکتی ہوں. بس میں گلاسز کبھی کبھی لگاتی ہوں جب مجھے ٹی وی وغیرہ دیکھنا آتا ہے. یہ میرے پاس, یہ دیکھیں میری گلاسز, یہ نہیں میری گلاسز. اچھا جی ٹھیک ہے. یہ اس طرح کے بچگانہ سوال مجھے پوچھنے تو نہیں چاہیے, لیکن میں کیا کروں, کامنٹ سیکشن میں ایسے ایسے سوال آتے ہیں کہ جن کو سننے کے بعد نا میں خود حیران ہو جاتی ہوں کہ یہ کس طرح. بائی دا وے گرمی بہت زیادہ ہے, ٹیمپریچر آپ کو پتہ ہے باہر 48 ہے, اور دعا نے ہمارے لیے جامع شیریں بنایا ہے, اور اپنے لیے ایک گلاس بنایا, ایک گلاس میرے لیے, ظہیر کے لیے کوئی گلاس نہیں بنایا. اچھا دعا یہ بتاؤ کہ ظہیر کے لیے کیوں نہیں جامع شیریں بنایا؟ میں ظہیر کو بنا کے پہلے ہی پلا چکی ہوں. اچھا یہ بتاؤ کوکنگ آتی ہے؟ تھوڑی تھوڑی. کیا کیا بنا لیتی ہو؟ نوڈلز وغیرہ؟ جی, نوڈلز, چائے, ناشتہ وغیرہ ایسی سے بنا لیتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا دعا, دیکھو سب سے زیادہ جو کنفیوژن کریٹ ہوئی, جو لوگوں کو بھی اتنی غلط فہمی کریٹ ہوئی, اس کی وجہ تھی آپ لوگوں کا سامنے نہ آنا. آپ لوگ ہم سے کانٹیکٹ کر کے ساری انفارمیشن تو ہمیں پاس کرتے تھے, ہم آگے لوگوں کو بتاتے تھے, لیکن لوگ پھر آگے مجھے یہ پوچھتے تھے کہ تم ظہیر کی کیا لگتی ہو, تم دعا کی کیا لگتی ہو. تو آپ لوگ اتنا عرصہ جو 164 کے آپ نے بیانات کروائے, اس کے بعد آپ لوگ بالکل غائب ہو گئے, آپ لوگ سامنے نہیں آ رہے تھے, کیمرے پہ نہیں آ رہے تھے, ویسے تو آپ لوگ بات چیت کر رہے تھے. تو
क्यों ऐसा कर रहे थे आप? सबसे पहले तो मैं अपनी पेरेंट की रिस्पेक्ट की वजह से चुप रही, और दूसरा मुझे टाइम ही कहाँ मिला, कभी सिंध हाई कोर्ट तो कभी लाहौर हाई कोर्ट में, और कभी मैं अपनी जान बचाती फिर रही थी, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला सामने मीडिया पे आने का। बिल्कुल सही है। अच्छा दुआ, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ, क्योंकि लोग कमेंट सेक्शन में ये भी पूछ रहे थे कि निम्रा काज़मी के केस में तो वो सामने आकर बात करती रही, आपके साथ क्योंकि बहुत ज़्यादा नफरी थी, और उसकी वजह मैं आपको नाजरीन बता दूं कि इस वजह से थी क्योंकि दुआ लोगों ने और इनकी फैमिली ने ज़ाहिरी बात है कि जो दरख्वास्त दी हुई थी कि इनकी जान को खतरा था, इसीलिए इनको इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रही थी। बट एंड पे आकर आप लोगों पे फिर इल्ज़ाम लगा कि कोई गैंग है जिसकी वजह से आप लोगों को जहाज़ के टिकट्स मिले, और वो जहाज़ के टिकट्स कहाँ से आए, क्यों आप लोग जहाज़ पे आए हैं? वो हमें एक तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए थे क्योंकि हमारी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा था, और वो हमें पुलिस की तरफ से उन्होंने टिकट करवा के दी थी कि इनकी जान को ख़तरा है तो इनको प्लेन में भेजा जाए। हाँ, तो ये बात है जिसको लोगों ने क्या से क्या बना लिया। जी तो नाजरीन, लोग ये जानना चाहते थे कि ज़हीर जो है वो बोलता नहीं है, इसलिए मैंने फिर भी ज़्यादा बातें इसलिए दुआ से की हैं क्योंकि बहुत सारे इबहाम थे जो क्लियर करना खुद दुआ के लिए ज़रूरी थे। तो अब ज़हीर, मुझे ज़रा ये बताएं आप कि आप क्या कहना चाहते हैं, सब लोग आपको सुन रहे हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुख है, तो किसी को परेशानी हुई है, तो वो उसके लिए माजरत है। मेरी कोई इसमें कोई गलती नहीं है। जब दुआ अपनी मर्ज़ी से आ गई थी मेरे पास, मुझे तो आइडिया भी नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं था कि मैं आ रही हूँ। जब ये आ गई मुझ पर यकीन करके, तो फिर मैं इसको कैसे वापस भेज सकता हूँ। मैंने पहली चीज़ इससे निकाह किया। जो गैंग वगैरह होता अगर, तो वो कभी इससे निकाह वाला ये काम ना करता। निकाह एक पाक ये है, वो करना लाजमी है, इसलिए पहली चीज़ मैंने इससे निकाह किया। अब ये मेरी बीवी है, तो मैं हमेशा इसके साथ खड़ा हूँ जब और हमेशा इसका साथ दूंगा। बिल्कुल आप उसका साथ दे रहे हैं, वो तो हम देख रहे हैं कि इतने प्रेशर के बावजूद भी, क्योंकि नाजरीन मैं आपको याद होगा कि एक केस हमने आपको रिपोर्ट किया था जिसमें कुछ लड़कियां अपने घर से जब बाहर गई थी और कुछ लोगों ने उनको अगवा करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही टेलीविजन पे वो न्यूज़ चली थी तो वो अगवाकार जो है उन लड़कियों को आधे रास्ते में छोड़कर भाग गए थे। लेकिन ज़हीर देखें जहाँ जहाँ गया है दुआ उसके साथ गई है, और ना सिर्फ दुआ बल्कि उनकी पूरी फैमिली, आंटी यानी आपकी जो वालदा हैं वो भी साथ साथ रही हैं, आपके बड़े भाई भी साथ साथ रहे हैं, उनकी फैमिली उनके साथ रही है। तो इस तरह की जो बातें करते हैं गैंग्स वाली, नशे वाली, और वो एक फूलों वाली आंटी हैं दुआ, मैंने सुना है कि आप उनके व्लॉग्स देखती थी और वो कहती थी कि आपको बड़ा दिखाने के लिए भैंसों वाले इंजेक्शंस लगाए जाते थे। उन आंटी के नाम कोई पैगाम देना चाहती हैं? मैं उन आंटी को ये कहना चाहूँगी कि आंटी ऐसे कोई बात नहीं है, मुझे कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाए जाते, मैं अपनी मर्जी से सब कुछ कहती हूँ। अच्छा ठीक है। और दुआ ज़हरा, मुझे ये बताएं कि आपने वैसे मुझे पहले कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई थी, अभी आपने मुझे जामे शीरी, लेकिन आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? जामे शीरी। ठीक है, जामे शीरी। और आपका? मैं कोल्ड ड्रिंक्स पीता हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। ये दोनों जो बच्चे हैं ये बिल्कुल बर्गर बच्चे हैं, ये पिज्ज़ास खाते हैं, नूडल्स खाते हैं और जामे शीरी पीते हैं। कि व्हाट अ कॉम्बिनेशन। अच्छा दुआ, अब सारी सीरियस चीज़ों को छोड़ते हैं, अब मुझे ज़रा ये बताओ, आपने बड़ी चूड़ियाँ पहनी हैं, रिंग पहनी है, आपने लिपस्टिक भी लगाई है, ये सब आपको ज़हीर ने शॉपिंग करवाई है? जी ज़हीर ने शॉपिंग करवाई है। अच्छा, तो अब ये बताओ कि आपको ज़हीर की सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ कौन सी लगती है, वो खूबी जिसकी वजह से आप उस पर मर मिटी? मुझे सबसे ज़्यादा ज़हीर की सिंसेरिटी पसंद आई, क्योंकि वो अगर दूसरे लड़कों की तरह होता तो वो कहता कि तुम वापस चली जाओ, तो जबकि मैं वहाँ से आ गई जिसका इसको नहीं पता था, इसने बिना टाइम वेस्ट किए, बिना दिन ज़ाया किए इसने मेरे साथ निकाह किया, और तब से लेके आज तक मेरे साथ खड़ा है और मुझे खुश भी रखा है। और उसकी फैमिली ने आपको इतने बड़े दिल से कबूल किया जी। इतनी मुश्किलात में, जब इतनी दूर दूर भागना पड़ा। बाय द वे मुझे याद आया, अभी तो आप लोगों ने हनीमून पे जाना है, लेकिन वैसे आप लोग कहाँ कहाँ घूम के आ गए हो? पूरा पाकिस्तान। पूरा पाकिस्तान देख लिया है, तो फिर अब हनीमून पे कहाँ जाना चाहते हो? हनीमून पे हाँ, जहाँ से ही लेके जाएगा। ज़हीर कहाँ लेके जाओगे? बस अब पाकिस्तान तो देख लिया, अब कोई जगह बची तो है नहीं। अब कोशिश करेंगे जहाँ पे हम सेफ़ हों, क्योंकि लोग तो हमें अभी भी ढूंढ रहे हैं, तो हम किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे हम इजीली रह सकें। हाँ सही है। तो अच्छा, एक और बात जो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के जहन में ये भाम है कि जब आप बार बार ये कहती हो कि मैंने ज़हीर को देखा हुआ नहीं था, उससे मुराद आपकी यही है ना कि ज़हीर को आपने रियलिटी में नहीं देखा था, लेकिन वैसे आपने उसकी कोई पिक्चर वगैरह, डीपी, ये वो तो देखा हुआ था ना? जी बिल्कुल देखी हुई थी। हाँ, यानी कि आपको अंदाजा था कि ज़हीर ऐसी शक्ल का है। जी। ये हदो खाल है। अच्छा दुआ, मुझे ये बताओ कि जब आप वहाँ से तो आ गई,
टैक्सी से आप उतरी और आप आके पंजाब यूनिवर्सिटी जो है आप रुकी. यहाँ पे भी नाजरीन मैं आपकी एक गलत फहमी दूर कर दूं, क्योंकि जब ज़हीर ने इंटरव्यू दिया था तो ज़हीर ने कहा था कि दुआ मेरे दरवाजे पे आई. तो लोग कहते हैं कि कोई कह रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी आई, कोई कहता है मेरे दरवाजे पे आई. दरअसल पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही ज़हीर लोगों की रिहाइश थी. अब जब आप आ गई तो कैसे फिर एक दूसरे को मिले और कैसे आपने इससे कांटेक्ट किया? आपके पास तो फ़ोन ही नहीं था, टैब थी आपके पास जी. और उसमें सिम नहीं थी, जी. तो फिर कैसे कांटेक्ट किया? मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी आई तो वहाँ स्टूडेंट्स बैठी हुई थी. मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कॉल करनी है. मुझे सिर्फ इसका नंबर याद था, तो मैंने वो डायल किया. मैंने इससे बात की तो ये हैरान हो गया कि ये आई है. फिर ये आया वहाँ पे, तो पहले तो हैरान हो गया मुझे देख के, फिर मैं भी खुश, वो भी खुश हुआ. फिर हम दोनों की आपस में बातचीत हुई. फिल्मी सीन हो गया. ये तो मुझे वीर ज़ारा वाला सीन लग रहा है, जैसे वो शाहरुख जो है वो सरहद पार करके आया था, तो यहाँ पे तो आपके लिए सिंध से पंजाब आना सरहद पार करने वाला सीन हो गया. वीर ज़ारा की तरह आप भागती भी आई. और ज़हीर आपका तो चेहरा देख के, मतलब वो देखो कैसी बब्बर शेरनी निकली है. आप तो ऐसे डरे हुए दिखाई देते थे कि आपकी सांसें सूखी हुई हैं. जब आपने उसको देखा क्या सोचा? पहले तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये इस तरह से आ जाएगी. जब इसने कॉल की तो पहले मैं जब पहुंचा इसके पास तो मैंने देखा, मैंने इसे पूछा कि तुम कैसे इस तरह, तुमने बताया नहीं. तो इसने बोला मेरे हालात ही ऐसे थे घर के कि मुझे ये स्टेप लेना पड़ा. फिर मैंने इससे बैठ के बातचीत की. फिर उसके बाद हमने यही हल निकाला कि हम निकाह करेंगे और फ़ौरन करेंगे. तो फिर हमारा निकाह हुआ उसी दिन, और उसके बाद अब तक हम साथ हैं. कुछ लोग ये बात करते हैं कि आपने जब टैक्सी वाले अंकल को वहाँ पर ये कहा कि मुझे लेकर चलें पंजाब, तो आपका जो किराया बना वो तकरीबन 22,000 रुपये बना. तो बिना किराए के वो आपको कैसे वहाँ से बिठा कर ले आए और फिर यहाँ आके ज़हीर ने वो पे किया? मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचूंगी तो वहाँ पे आपका सारा किराया दे दूंगी. तो उन्होंने मेरा 2-3 दफ़ा ये कहने के बाद वो मान गए इस बात को. और जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंची और ज़हीर आया, फिर ज़हीर ने उनको किराया दिया. अच्छा दुआ, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि एक आपने टैक्सी करवाई, तो आपने जब उनको बताया मैं आपको वहाँ जाके पंजाब यूनिवर्सिटी जाके पैसे दूंगी, तो क्या वो मान कैसे गए? पैसों की वजह से, और दूसरा इस वजह से कि उन्होंने आपको इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि एक लड़की बिल्कुल अकेली आई हुई है और मैं इसको अपने साथ लेके जा रहा हूँ, तो उन्होंने बिल्कुल इन्वेस्टिगेट नहीं किया और पैसों पर भी वो मान गए? इसमें भी अल्लाह ताला ने मेरी मदद की. मैंने उनसे कहा कि इमरजेंसी है तो मुझे वहाँ जाना है, तो उन्होंने फिर मान गए. दिखने में भी अच्छे थे, तो अंकल थे दिखने में, बाबा जी थे. उन्होंने मेरी मदद की, अल्लाह ने मेरी मदद की, तो वो मान गए. तो वो इत्तेफाक से वो भी लाहौर के थे, तो उन्होंने लाहौर वापस आना था, तो वो मुझे ले आए. अच्छा दुआ, अब एंडिंग नोट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो ज़हीर को क्या कहना चाहती हो? वो जो आप लोग मोहब्बत के इजहार किया करते थे, अभी सब लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहती हो? मैं ज़हीर से बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं जब तक हूँ मैं आपकी हूँ. वाह जी वाह. रहूँगी. और ज़हीर आप? जी, मैं भी जब तक ये हूँ इसके साथ ही हूँ और इसके साथ खड़ा हूँ, हर मुश्किल में हर वक्त में इसके साथ ही. बहुत अच्छी बात है. थैंक यू सो मच दुआ, और थैंक यू सो मच ज़हीर. और नाजरीन, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि दुआ और ज़हीर जो हैं, इनको हमने रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाओ. उसमें इंशाल्लाह हम इनकी हेल्प करेंगे, अपने डेली व्लॉग्स और अपनी रूटीन्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि पूरा पाकिस्तान आपको लेकर बहुत कंसर्न था. लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, इतना पैनिक फैला हुआ था. मैं इसलिए परेशान नहीं थी क्योंकि हमसे तो आप लोग बात कर रहे थे, हमें तो आप लोग बता रहे थे, लेकिन आप लोगों की मिस्टेक ये थी कि आप लोग लोगों से बात नहीं कर रहे थे, आप लोग कैमरा फेस नहीं कर रहे थे और हमारे थ्रू लोगों तक बातें जा रही थी. तो उसकी वजह से जो है ना लोग इतने परेशान थे. बाकी आप लोग अपनी अब डेली व्लॉगिंग किया करोगे, लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करोगे. हनीमून के भी ट्रिप्स अगर शेयर चलो नहीं करना चाहते क्योंकि आप नहीं चाहते कि लोग वहाँ पे भी पीछे पीछे आएँ. तो नाजरीन, इसी के साथ मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त. और आप लोगों ने अपनी आंखों के सामने देख लिया हमारी प्यारी सी छुई मुई सी जामे शीरी टाइप की प्यारी सी भाभी, और वो 17 साल की है. उसकी मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, उसने खुद भी आपको बता दिया है. अगर अब भी आपका कोई सवाल